हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी और आप देख रहे हैं इंटेलिजिबल फिजिक्स, जिसमें मैं अपलोड करता हूं हायर फिजिक्स और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैथमेटिकल फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है क्या, उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसके अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें कि ये डेफिनेशन से पहले ये है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये basically it enables us to transform a volume integral into surface integral। अगर कोई वॉल्यूम इंटीग्रल है, उसको अगर हमें सरफेस इंटीग्रल में बदलना है, तो उसके लिए हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है हमारे सामने कि इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड वी वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर है, उस पे अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं, ठीक ना, वॉल्यूम इंटीग्रल किसका? वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड भी taken over any volume V is equal to the surface integral of V टेकन ओवर क्लोज सरफेस सराउंडिंग द वॉल्यूम। मतलब कि जो एक ऐसा सरफेस इंटीग्रल किसका होगा? उस सरफेस का सरफेस इंटीग्रल होगा जो उस वॉल्यूम को इनक्लोज्ड किया हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं, आखिर इसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम इसके फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे ना, तो हम बताए जैसे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का काम क्या है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का काम है कि वॉल्यूम इंटीग्रल को किस में बदलना? वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलना। ठीक है ना। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पार्ट वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये भी हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको हमने बदला है सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है ना। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या लिखे हैं? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी, ठीक ना, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक ना। वो इक्वल किसके होगा? वो इक्वल होगा उसी वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल के डॉट प्रोडक्ट के साथ। ठीक ना। तो सरफेस इंटीग्रल ये कौन सा सरफेस है? ये वो सरफेस है जो इस वॉल्यूम को इनक्लोज्ड किया हुआ है। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको यह चीज क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि यहां पे जो वॉल्यूम है और जो सरफेस है, वो एक ही चीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो जिसका वॉल्यूम है वो किस सरफेस से एनक्लोज्ड है, उसके बारे में यहां सरफेस के बारे में बात किया गया। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम है एक क्यूब का, तो क्यूब का अपना सरफेस एरिया होता है ना। तो वो सरफेस एरिया जिस वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है, उसके बारे में, उस सरफेस के बारे में बात करेंगे। ठीक ना। तो यहां पे वॉल्यूम को हम लोग किस तरह से सरफेस इंटीग्रल में बदले, और जिसका नाम है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरह से हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करते हैं न्यूमेरिकली। तो अगर हम यहां पे बात करें, एक प्रूफ है। प्रूफ कुछ इस तरह से है, बोला यह गया है कि ये जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है, कर्ल ऑफ बी डीवी इज इक्वल टू एन कैप क्रॉस बी के बारे में बात किया है। ठीक है ना। यहां पे डीएस के बारे में बात किया। अब यहां पे है कि इसको हमें प्रूव करना है, हालांकि ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है। ठीक ना। तो यहां पे इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, हालांकि ये ध्यान से देखो तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं है। गॉस डाइवर्जेंस में क्या होता था, हमारा पहला लेफ्ट हैंड साइड हम लोग डाइवर्जेंस लेते थे, लेकिन यहां तो कर्ल है। कर्ल को इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। हमारे पास बहुत सारा मैथमेटिक्स का ट्रिक्स है, बहुत सारा मैथमेटिक्स का आइडेंटिटीज है। उन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, कर्ल का आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारा जो सीरीज है मैथमेटिकल फिजिक्स का, जो कि वेक्टर पे है, उसको आप शुरुआत से देख करके एक एक चीज डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक वेक्टर जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है बी वेक्टर और सी वेक्टर का। ठीक ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी।
वेयर सी इज अ कांस्टेंट, यहां पे भी बात बोला गया, अच्छा कांस्टेंट भी तो हमारा वेक्टर हो सकता है ना, तो यहां पे सी क्या है, हमारा एक कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक ना, क्या है हमारा सी कांस्टेंट वेक्टर। देन फिर क्या होगा, अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम ए वेक्टर पे लगाएंगे जो कि आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू सरफेस, यहां पे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट एन कैप डीएस। ये क्लियर है, एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ डीएस, ठीक है ना। यहां तक आपको ये सारा चीज क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं ये अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, जो ए का वैल्यू अभी अभी हम लोग कंसीडर किए हैं बी क्रॉस सी, उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ए वेक्टर का वैल्यू बी क्रॉस सी पुट किए तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से हो गया। तो यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ बी क्रॉस सी डीवी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, बी क्रॉस सी डॉट एन कैप डीएस। अब यहां से हम लोग आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। अब एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो सी वेक्टर है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रख के हमको काम करना है। तो आगे अगर हम बात करें तो यहां पे जो हमारे पास जो आइडेंटिटी है कि द डाइवर्जेंस ऑफ बी क्रॉस सी वो हमारा सी वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ बी होता है, ये हमको पता है, ये हमारा आइडेंटिटी है। अगर आपने ये आइडेंटिटी वाला नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वेक्टर वाले मैथमेटिकल फिजिक्स वाले जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिटीज वाला, ठीक है। तो आप यहां पे ये चीज समझ रहे होंगे कि द डाइवर्जेंस ऑफ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी डॉट कर्ल ऑफ बी, ये हमको पता है। आगे अच्छा, इसको अभी हम लोग यूज करेंगे, इसमें हम लोग सारा वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब इसके जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये तो ठीक है ना। तो यहां पे जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ बी क्रॉस सी लिखे हैं इसके जगह पे सी डॉट कर्ल ऑफ बी करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कर्ल ऑफ बी वाला पार्ट तो हमारा आ जाएगा ना, बात समझ रहे हैं, कर्ल ऑफ बी वाला पार्ट तो आ जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहां पे एक और आइडेंटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं बी क्रॉस सी डॉट एन कैप। बी क्रॉस सी डॉट एन कैप का जो हमारा रिलेशन होगा उसमें बी वेक्टर बाहर आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट हमारा सी वेक्टर क्रॉस एन कैप, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बी डॉट सी वेक्टर क्रॉस एन कैप, ठीक है ना। अब इसी वैल्यू को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, जैसे कि हमारे पास है कि सी वेक्टर है, हमारे पास सी वेक्टर क्रॉस एन कैप डॉट बी वेक्टर अगर रहे तो इसको हम लोग सी वेक्टर डॉट एन कैप क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, यहां पे बी वेक्टर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब बोलोगे क्यों लिखना जरूरी है, अरे भाई वेक्टर का साइन छूट गया था, ठीक है ना, ठीक है ना, वही छूट गया था। अब यहां पे बात क्या है कि इसको हम लोग देखेंगे। अब क्या है कि इस चीज का जो रिलेशन है, ठीक ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा कम्यूटेटिव होता है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम कम्यूटेटिव के फॉर्म में लिखे हैं ना, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों ही सेम होता है, ये इक्वल टू 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 के बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफरेंट बिकॉज वहां पे डायरेक्शन की बात आती है और यहां पे डायरेक्शन की बात नहीं आती है, ये स्केलर क्वांटिटी है जिस कारण से ये क्या है हमारा, ये कम्यूटेटिव है, ठीक है ना। अब बात यह है कि सी वेक्टर डॉट एन कैप क्रॉस बी कैप आ गया है, यहां पे इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे इसका वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि इस चीज का वैल्यू को हम डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकते हैं हमारे उस रिलेशन में। तो जब हम इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा वो रिलेशन, जहां पे हमारे पास कर्ल ऑफ बी क्रॉस सी था उसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर दिए, और जहां पे हमारे पास बी क्रॉस सी डॉट एन कैप था उसके जगह पे सी वेक्टर डॉट एन कैप क्रॉस बी वेक्टर लिख दिए। बात समझ रहे हैं ना। तो ओवरऑल यहां पे सी वेक्टर जो कि कांस्टेंट था उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो देखो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से आ गया, जैसे ही हम लोग रिलेशन से बाहर निकाले तो हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसा आ गया, और जैसे ही यहां पे इस तरह से आएगा तो डॉट प्रोडक्ट को यहां पे नॉर्मल सॉल्व करके लिखेंगे तो ये डीएस नॉर्मली लिखा जाएगा और ये सी वेक्टर और सी वेक्टर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये स्केलर फॉर्म में आ जाएगा। हमारा डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है फाइनल वो हमारा
क्या होता है, वो स्केलर होता है। तो सी वेक्टर कांस्टेंट है, दोनों तरफ है हमारा, तो दोनों का सी वेक्टर को हम लोग काट देते हैं। तो रिजल्ट जो हमारे सामने है, वो प्रूफ जो हमको करना था वो सामने आ गया। क्या था, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन कैप क्रॉस बी वेक्टर डीएस। यही तो हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारे पास रिलेशन में आ गया है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग किस तरह से आइडेंटिटीज को यूज किए। आपको आइडेंटिटीज भी याद होना चाहिए और साथ ही साथ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो पता होना ही चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए एक और सवाल देखते हैं, जिससे हम लोग को यह पता चलेगा कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रल से हम लोग सरफेस इंटीग्रल तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान सवाल, ठीक है ना। बोला क्या गया है कि चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम यूजिंग द फंक्शन ए वेक्टर वाई स्क्वायर एक्स कैप, मतलब कि ये आई कैप के बराबर है, ठीक है ना। 2xy प्लस जेड स्क्वायर वाई कैप प्लस 2yz जेड कैप, ये कुछ इस तरह से है। ओवर द यूनिट क्यूब सिचुएटेड एट द ओरिजिन सोन इन द फिगर, कुछ इस तरह से यहां पे दिया हुआ है। और ए वेक्टर के बारे में बात किया गया है, चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बात है। डाइवर्जेंस थ्योरम को हमको चेक करना है, यानी कि हमको यहां पे जो दिया, यहां पे ओवर यूनिट क्यूब, अब देखो यहां पे 2 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम एक बात बता दें, इसका सरफेस हमारा 2 है, नीचे का सरफेस 2 है, ये सामने का सरफेस 2 है, ठीक है ना। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 2 है और नीचे का सरफेस 2 है। सरफेस एरिया के बारे में बात हो रहा है 2, ठीक है ना। तो यहां पे कंफ्यूज किसी भी तरह से नहीं होना है, ठीक है। तो यहां पे यूनिट क्यूब बोला है तो हर एक का साइड 1 है, ये बात याद रखना। यूनिट क्यूब का मतलब ही होता है कि साइड इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पे किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो 2 लिख दिए तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये हमारा 2 है और ये हमारा 2 है, ठीक है। हम पहले ही क्लियर कर दिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है। गिवन वाला जो पार्ट है उसको हम लोग लिख लेते हैं, विच इज ए वेक्टर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2xyz स्क्वायर वाई कैप प्लस 2yz जेड कैप, जो कि हमारे पास गिवन है। अब क्या करते हैं, यहां पे हम लोग जो वॉल्यूम इंटीग्रल वाला पार्ट है उसको सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में हम लोग क्या यूज करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी इक्वल टू कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए को ऐसे कैसे लिखेंगे। अब देखो डाइवर्जेंस ऑफ ए का जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई और डो बाई डो जेड एक्स वाई जेड के टर्म्स में होगा। तो इसको अगर हम एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, इसको हम y से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा और यहां पे 2x बच जाएगा, तो आ गया 2x। और इसको अगर हम z से डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट हमारा सिर्फ 2y आएगा, तो यहां आ गया 2y। तो उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, तो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ a जो है वो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज का अगर डाइवर्जेंस निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, आई कैप को x से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक ना, जे कैप को y से डिफरेंशिएट करते हैं और के कैप को z से डिफरेंशिएट करते हैं, और जैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक ना, और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, स्केलर का फॉर्म में लिखेंगे, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। अब क्या है, इसका इंटीग्रल लेंगे तो यहां पे dv को dx इंटू dy इंटू dz लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे जब हम, तो यहां पे 2 जो यहां पे दोनों जगह पे दिख रहा है ना, उन दोनों का 2 को कॉमन बाहर निकाल लिए और x प्लस वाई dx dy dz लिख लिए और लिमिट में 0 से 1। क्यों, क्योंकि x हमारा 0 से 1 तक वैरी कर रहा था। क्यों, हमारा जो क्यूब है वो यूनिट क्यूब है, यूनिट क्यूब का एज 1 होता है, इसीलिए वो 0 से 1 तक वैरी करेगा, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, या फिर वो z ही क्यों ना हो, ठीक है ना। क्यूब, यूनिट क्यूब की बात करेंगे तो वो हमारा, उसका एज हमारा 1 होता है, इसलिए 0 से 1 0 से 1 0 से 1 x के लिए, y के लिए, z के लिए, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x वाले पार्ट को अलग करते हैं, y वाले पार्ट को अलग करते हैं। तो देखो x वाले पार्ट को अलग करके लिखे तो यह हमारा कुछ इस तरह से बन गया, और y वाले पार्ट को अलग करके लिखे तो कुछ इस तरह से दिख रहा हमारा। 2 तो बाहर ही है, तो x के साथ dx dy dz मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रेट हम लोग इस तरह से कर दिए, y के साथ dx dy dz अलग से मल्टीप्लाई कर दिए और यहां पे इंटीग्रेट कर दिए। पहले हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dz को, फिर dx को, फिर x को। यहां पे सबसे पहले करेंगे dz को, फिर करेंगे हम लोग dx को, फिर करेंगे y को, ठीक है। उसी तरह से
तो चलिए यहां पे देखते हैं, जैसे हम लोग यहां पे इंटीग्रेट करते हैं, dz को इंटीग्रेट करेंगे तो z होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dz इज z, लिमिट बैठा देंगे कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, ठीक है। उसके बाद फिर यहां भी z को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 तक। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग जब x यहां पे, अब जब इसका लिमिट को भी तो पुट करना है ना, z का लिमिट को पुट कर दिए 1 माइनस 0, ठीक है, और z का लिमिट पुट कर दिए 1 माइनस 0, ठीक है। अब क्या है यहां पे, अब y को भी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किए, y dy को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y 0 से 1, और यहां पे x को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि फाइनल इंटीग्रेशन हमारा y dy का है, इसलिए x को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट जो होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा 0 से 1 तक यहां पे लिखेंगे लिमिट। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x dx का रिजल्ट हमारे पास होने वाला x स्क्वायर बाई 2 और y dy का रिजल्ट होने वाला y स्क्वायर बाई 2। लिमिट 0 से 1, यहां पे लिमिट 0 से 1, दोनों जगह पे लिमिट 0 से 1 है, ठीक है। अब जब हम लिमिट को पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 2 इंटू हाफ प्लस हाफ आएगा, क्योंकि यहां पे भी हाफ आएगा, 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो हाफ प्लस हाफ 1 होता है और 1 इंटू 2 2 होगा, तो जो हमारा सरफेस था 2 एज इट इज हमारे सामने आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो न्यूमेरिकल हम बना करके दिए ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां पे किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि होगा हमारा स्टोक्स थ्योरम पे। बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।